नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुपेंद्र कुमार तिवारी जी। तो आइए इनके साथ हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। जैसा सर कि आप हमारे साथ पिछले बार भी जुड़े थे, जैसे कि हमारे बीच कोरोना को लेकर आपसे बात हुई थी जी। कोरोना का अपडेट देखा जाए तो अभी दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें सुधार कहाँ तक हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं सुधार की बात करूँ तो और स्टेट की अपेक्षा हमारे बिहार राज्य में जो सुधार का परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है जी। मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट। जी जी। तो मुझे लगता है कि डे बाय डे ये सुधार की तरफ अग्रसर हो चला है और धीरे धीरे ये पूरे तरीके से हम लोग एक दिन कंट्रोल पा लेंगे इस पर। एक खबर आ रही है जो कि बहुत ही वायरल चल रही है पालघर से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सनातन धर्म को एकदम से उसके अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है जी। और देखिए, जैसे हमारे दो साधुओं को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अभी तक उस पर महाराष्ट्र सरकार अभी तक सोई हुई है, मतलब उसके कान पे जू तक भी नहीं रेंग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से, आखिर में कहाँ सोई है? क्या उनके साधुओं को निर्मम हत्या जो हुई है उनमें वो नज़र नहीं पड़ रहा है? क्या उसके लिए वो न्याय नहीं होना चाहिए? हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? क्या साधु इस देश के नागरिक नहीं हैं? साधु इंसान नहीं है? आखिर में साधुओं के साथ क्यों हो रहा है? जैसे पालघर में हमारे दो साधुओं के साथ हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद आए दिन आपको यूपी में हुआ। आप देखिए, डे बाय डे साधुओं पर एकदम एक सुनियोजित तरीके से हमला होते जा रहा है। जी जी। एक तथाकथित बोल लीजिए या फिर सुचारू रूप से कोई एक टीम है, गैंग है जो उसको बढ़ावा देते जा रहा है और मुझे लगता है कि कोई किसी ना किसी का हाथ भी है इस टीम के पीछे, बढ़ावा देने के पीछे। वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है भैया, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। बट खबर तो ये आ रही थी सर कि वहाँ के लोगों का उन पे हमला किया गया है, कि बच्चा चोर के नाम पे उनको पीटा गया था, मारा गया था और मॉब लिंचिंग के थ्रू उनकी हत्या हुई है। तो इस पे ये बात कहाँ तक सही निकल रही है? देखिए, जहाँ तक बात है, हिंदू धर्म में चोरी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा चोरी का है, ये बच्चा चोरी का आरोप तो जस्ट इसलिए लगाया गया था ताकि उन्हें सुनियोजित तरीके से पहले मारने का था। अगर वो ये ब्लेम नहीं करते तो फिर वो हथकंडे में वो कैसे आते? इसलिए उन्होंने बच्चा चोरी का आरोप लगा के इसको ईजी वे में इस केस को सुलटाने का प्रयास हो कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मैं डिमांड करता हूँ महाराष्ट्र के सरकार से कि इसको जल्द से जल्द न्याय की प्रक्रिया में इसको लाने का प्रयत्न करें, नहीं तो हम लोग एक दिन सारे हिंदुत्व को लेके हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग पटना से चल के मुंबई जाएंगे और धरने पे बैठेंगे। सर, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र प्रशासन की, तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था जो कि साधुओं के साथ वहाँ पे हुआ, और वहीं अगर मैं बात करूं सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के बेटा माना जाता है, बिहार का गौरव है, उभरता हुआ सितारा है, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की प्रशासन उन पे जैसे कि बहुत तरह का ढिलाई कर रही थी। बिहार की पुलिस जाती है वहाँ पे, उन्हें होम क्वारंटाइन का बहाना कर दिया जाता है। वरीय पदाधिकारी जाते हैं, उनको भी वो होम क्वारंटाइन कर देते हैं। सारा चीज़ हो जाता है, सीबीआई की जांच की मांग की जाती है, सीबीआई की जांच भी प्रस्ताव में चला जाता है। फिर वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सरकार द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं, सीबीआई की जांच नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कर क्या रही है? देखिए, मैं पिछली बार के भी आपके इंटरव्यू में मैंने एक पॉइंट बोला था जी कि आखिर में वो इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। कहीं ना कहीं उनके ही बंधु, भाई, सखा, बेटा, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरे तरीके से लिप्त हैं इसमें, इसलिए वो इस केस की जो जांच है सीबीआई को नहीं सौंप रही है। और मैं इसमें अपने माननीय गृह मंत्री का, अपने भारत सरकार का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से इस केस को सीबीआई को सौंपने का प्रयत्न किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। अभी बिहार में एक मेला लगने वाला है कुछ महीनों बाद जी, जिसका नाम चुनाव है, ठीक है, और अभी से ही चुनाव की गर्मियाँ दिखने लगी हैं। कभी सुनने में आते हैं कि आरजेडी के कुछ विधायक जदयू में जा रहे हैं, कभी जदयू के विधायक आरजेडी में जा रहे हैं, कभी लोग निकल कर आ रहे हैं कि मैं खुद अपने पार्टी से लड़ूंगा।
बहुत सारे लोग को ये आत्मविश्वास है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो ये चुनाव की गर्मी जो अभी बढ़ रही है, जो कि आगे के दिनों में और भी बढ़ने वाली है, तो इस गर्मी के बारे में आप क्या बात करेंगे हमसे? देखिए, जो आपका कहना है कि लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जी तो कहीं ना कहीं छोड़ने वाले को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है जी इसलिए तो पहले अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, जी। दूसरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब वो उस पार्टी का आदमी नहीं हो सकता था, क्या भरोसा कि वो दूसरे पार्टी में जाके वो उस पार्टी का हो जाए। सर, तो जैसे कि अभी जीतन राम मांझी जो थे, उनका ये कहना था कि आरजेडी में उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सम्मान की बात वो कर रहे हैं, जी जीतन राम मांझी जी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है ये बात उनको शोभा नहीं देती है। और जो सम्मान की बात वो आज कर रहे हैं चुनावी वर्ष में, क्या 1 साल पहले उनको सम्मान मिल रहा था क्या? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सम्मान अभी नहीं मिल रहा तो क्या इसके पहले मिल रहा था? और जब नहीं मिल रहा था तो इतने दिन तक आप क्यों बैठे रहे उसमें? आपने क्यों नहीं पहले डिसाइड किया? आप अभी ही, और वो भी चुनाव जस्ट लास्ट मोमेंट में आप आके पार्टी चेंज कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को दे रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं प्रलोभन है, लाभ है। लाभ की वजह से आप पार्टी चेंज कर रहे हो, लाभ की वजह से दूसरे जगह जा रहे हो और दूसरे के ऊपर ब्लेम थोप रहे हो कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सारा सर ये उनका एक रचा रचाया स्टेटमेंट है और वो अपने लाभ पद की वजह से वो पार्टी को छोड़े दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये सब मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये बात गलत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रुपेंद्र कुमार जी भी एक उभरता हुआ चेहरा बनकर आ रहे हैं इस विधानसभा में? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगी, क्यों? देखिए, जनता जनार्दन होती है और वही तय करती है कि उनका नेता कौन होगा। ये सारा कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं उनका नेता हूँ, ऐसा नहीं होता। जनता तय करती है कि कौन किसका नेता होता है। नहीं, जैसा कि मैंने रुपेंद्र जी के बारे में सुना, जैसा कि आप साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी आप उभारित किए। जैसे कि अभी आप जो साधु लोग के साथ महाराष्ट्र में हुआ है, उन मुद्दों पर भी आप लेकर आप खड़े हैं। कोरोना में ही बहुत सारे तरह का आपने मदद किया, आर्थिक लोगों का सहायता किया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो नहीं है कि रुपेंद्र कुमार जी इस बार उभर कर आने वाले हैं? देखिए, मैं जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं और ये सारा बात मैं जनता जनार्दन के ऊपर, अपने चनपटिया विधानसभा जनता के ऊपर मैं छोड़ दिया हूं। वो जैसा चाहे वैसा ही होगा। अगर उनको लगता है कि मैं उनका नेता बन सकता हूं तो शायद मैं बन सकता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आप चनपटिया के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। सर, चनपटिया का भी हालात क्या है और जो हालात अभी वर्तमान में है, अगर आपका चेहरा उभर कर आता है इस विधानसभा में, तो वहाँ के लोगों के लिए आप क्या नया कदम उठाने वाले हैं? देखिए, कहा जाता है कि जब से मुझे होश संभाला है, मैंने लगभग 20-25 साल से मैं यही देखा रहा हूँ, 20 साल से कि चनपटिया हमारा पहले बहुत ही विकसित था। जैसे वहाँ पे शुगर फैक्ट्री थी, लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ था, लोग अपने कार्यों में उलझे पड़े थे, मतलब अच्छे थे, सबको इकोनॉमी बराबर थी। लेकिन जब से वहाँ का एक मुद्दा है, हमारा शुगर फैक्ट्री, वो बंद हो गया। और जब से वो बंद हुआ है तब तक वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जो इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गया है। लोग कुछ ना कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोज़गार करके अपना जीवन यापन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे एक बार मौका मिले तो शायद उस विकास के पथ की ओर मैं भी अग्रसर हूँ। कुछ मुझे भी करने का इच्छा है। पब्लिक अगर मुझे मौका देती है तो शायद मैं उस अच्छे कामों को मैं कर पाऊँ। दूसरी चीज़, वहाँ के 60% से एबव बच्चे जो हैं 10th पास करने के बाद वो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। पिछली बार देखिए, स्पोर्ट्स का अगर आप वहाँ पे उठाएं तो वहाँ भी स्पोर्ट्स का अच्छा, मतलब बच्चों में अच्छा खासा रुचि है, बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं है। और प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से उनके अंदर का जो टैलेंट है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को हमें उभारने की ज़रूरत है। तो पहला मैं बताया, इकोनॉमी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमारा शुगर फैक्ट्री है। दूसरी, अगर कहा जाता है कि हमारे चंपारण की तरफ बहुत सारा मतलब क्या अनाज में अच्छी फसल होती है उधर। अगर हम किसानों के हित को लेके चले तो हमें
अच्छा पैदावार की ज़रूरी है, उसके लिए समय पे खाद उपलब्ध कराना, समय पे सिंचाई करवाना। आप देखिए उधर जितना भी बांध है सब टूटा पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ रुपेंद्र जी हैं, जो कि एक युवा सोच की तरह लोगों का मदद करना चाहते हैं। चनपटिया विधानसभा जो है वहाँ के लोगों को आर्थिक सहायता भी किए हैं और करते भी रह रहे हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप हमेशा चनपटिया जाते रहते होंगे, तो वहाँ का अभी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए अगर विकास के दृष्टि से अगर आप मुझसे पूछे कि वर्तमान स्थिति क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जीरो है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ही है, लग नहीं रहा, ऐसा ही है। अगर आपको भी एक बार मौका मिले चनपटिया घूमने का तो आप एक बार जाइए जी। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या थी, दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि अभी जो है वहाँ का एकदम विकास का दर जो है वो जीरो हो चुका है। वहाँ पे कोई कार्य नहीं होते हैं। अच्छा, कोई कार्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के स्थानीय नेताओं को सिर्फ जीत से मतलब है। किसी पार्टी से आ जाएंगे, टिकट ले लेंगे, जीत जाएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। उनको सिर्फ अपना दुकान चलना चाहिए। अच्छा, पब्लिक किस अवस्था में है, किस स्थिति में, उनको कोई मतलब नहीं है। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ नेताओं को वोट चाहिए और विकास के नाम पे तो कुछ नहीं देते हैं उनको। जैसा कि आपने बताया कि चनपटिया विधानसभा के लिए आप एक भावी उम्मीदवार के तौर पे उभर रहे हैं, आपकी कार्यशीला भी आपको दर्शा भी रही है कि नहीं आप वहाँ के लोगों के लिए कार्यरत भी हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ का विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। उम्मीद है कि अगर आप चनपटिया विधानसभा से आपको निकलने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से। जी बिल्कुल, अगर वहाँ का जनता अगर ऐसा चाहा तो मैं निश्चित ही उनके सारे मंसूबों पे मैं खरा उतरूँगा। मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा अगर एक बार मुझे मौका मिले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रुपेंद्र कुमार जी, जिनका सोच कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी को दर्शा रहा है कि अगर वो युवा हैं तो लोगों के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरत है। और ख़ासकर चनपटिया विधानसभा के लोगों के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों की स्थिति अभी बहुत से बदतर है और ये चाहते हैं कि अगर ये इनका चेहरा उभर कर सामने आता है तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सारे इनके पास प्रोजेक्ट हैं जो कि करना चाहते हैं। बहरहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।